हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, हम लोग का क्लास 9th का चैप्टर रनिंग में है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड के बारे में कंप्लीट करा दिया था और उस एनर्जी पिरामिड में थोड़ा सा एक पैराग्राफ हम लोगों का रह गया था जो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। The sun is the most important source of energy in an ecosystem. अब सभी लोगों को पता है कि हमारे इकोसिस्टम का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। ग्रीन प्लांट्स ऑफ इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उस सोलर एनर्जी को अपने फूड की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ग्रीन प्लांट्स कार्बन जो हमारे सन रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमारे कौन सा फूड बनता है? ग्लूकोज बनता है, राइट। तो ग्लूकोज क्या है? जो सोलर एनर्जी से उन्हें एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ फूड, उनको उन्होंने क्या कर लिया? वो स्टोर कर लिया, बस उसकी फॉर्म ही तो चेंज कर दी। Before reaching the decomposer, this energy is passed on from one trophic level to the next. और यही एनर्जी जो प्लांट्स में स्टोर है, डिकम्पोजर से पहुंचने से पहले बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल को क्रॉस करती है। क्योंकि जो प्लांट की एनर्जी है डायरेक्ट डिकम्पोजर्स में तो जा नहीं सकती। पहले हर्बीवोर में गई, दूसरा कार्निवोर में गई, थर्ड टॉप कार्निवोर में गई, देन लास्ट में डिकम्पोजर्स में। तो जो प्लांट की एनर्जी है डायरेक्टली डिकम्पोजर्स में ना जाके ट्रॉफिक लेवल को क्रॉस कर करके जाती है। डिकम्पोजर डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि डिकम्पोजर्स को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी का अमाउंट वो यूज कर लेते हैं, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। बाकी की जो एनर्जी बच जाती है वो हमारे एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। नो पार्ट ऑफ द एनर्जी एवर रिटर्न्स टू द सन। हमारे अर्थ पे अगर एक बार सन से एनर्जी आ गई तो दोबारा से सन पे कभी रिटर्न नहीं जाएगी। कि प्लांट ने एनर्जी ले ली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, हर्बीवोर को गई, कार्निवोर को गई, डिकम्पोजर्स को गई, और डिकम्पोजर्स की जितनी रिक्वायरमेंट थी एनर्जी को उतनी उन्होंने यूज कर लिया, बाकी सन के पास भेज दी। इज इट पॉसिबल? या होता है कभी? नहीं होता। एक बार अगर सन की एनर्जी हमारे अर्थ पर आ गई तो वो एनर्जी दोबारा से सन के पास नहीं जा सकती। और इसीलिए हम लोग इस एनर्जी को, यानी कि जो पैसेज हो रहा है ना, एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, उसे वन वे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट एट वर्क। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिल्ली was established in 1980 and is involved mainly in research, training, arranging workshops and seminar. हमारे दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1980 में हुआ था। इसका क्या फंक्शन है? रिसर्च में, ट्रेनिंग में, और इसके अलावा जो जगह जगह पर वर्कशॉप या सेमिनार्स होते हैं उनको अरेंज करवाना। And this institute has published the International Encyclopedia of Ecology and Environment। और इस इंस्टीट्यूट ने एक इंसाइक्लोपीडिया को भी पब्लिश किया है। फुल नेम है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यूज योर ब्रेन पावर में। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाई आर द नंबर ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर ऑलवेज लेस देन दोज ऑफ अदर कंज्यूमर्स। कि हमारे जो कंज्यूमर होते हैं, मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी कंज्यूमर होते हैं जो हमारे टॉप कंज्यूमर होते हैं, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, अपने आप ही उनकी डेथ हो जाती है, उसे ही कहते हैं हम एपेक्स कार्निवोर या फिर टॉप कंज्यूमर। पूछा गया है क्वेश्चन में कि टॉप कंज्यूमर की जो ऑर्गेनिक्स की नंबरिंग है क्यों हमेशा लेस होती है प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर से? वाई? अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर भी देख लीजिए। एक्चुअली में हमारे टॉप कंज्यूमर की जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है,
द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ टॉप कंज्यूमर इज ग्रेटर देन प्राइमरी एंड सेकंड कंज्यूमर। अब इसको हम एक एग्जाम्पल थोड़ा मैथ के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास हमारे एनवायरमेंट में 50 प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, और यहाँ पर 20 टॉप कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं? 50 है। टॉप कंज्यूमर कितने हैं? 20 है। अब आप एक एजम्पशन लेके चलिए, देखिए करेक्ट वैल्यू नहीं है, एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि अगर किसी चीज को प्रूफ करना है तो उसे एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, लेट द नंबर बी एक्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि यहाँ पर जो एक टॉप कंज्यूमर अपनी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उसको 4 प्राइमरी कंज्यूमर को खाना पड़ेगा। एक टॉप कंज्यूमर को अपनी फूड और एनर्जी की फुलफिल करने के लिए 4 प्राइमरी कंज्यूमर को खाना पड़ेगा, तभी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अब यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं? 50 है। टॉप कंज्यूमर कितने हैं? 20 है। अगर एक टॉप कंज्यूमर 4 प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, क्या 20 टॉप कंज्यूमर के लिए 50 प्राइमरी कंज्यूमर इनफ हो पाएंगे? अब आप खुद देख लीजिए मैथ्स का सॉल्व करके, कभी नहीं हो सकते। जब एक हमारा 4 प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है तो 20 के लिए जो 50 प्राइमरी कंज्यूमर है वो इनफ नहीं हो पाते हैं, और इनफ ना होने की वजह से कुछ टॉप कंज्यूमर को खाना नहीं मिल पाता, और खाना ना मिलने की वजह से वो इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते, और जब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे उनकी डेथ होती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे टॉप कंज्यूमर होते हैं उनकी नंबरिंग हमेशा कम होती है कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम लोगों का यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है बायो जियोकेमिकल साइकिल। सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लीजिए। बायो जियोकेमिकल साइकिल का मतलब है कि हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में जितनी भी साइकिल होती है, साइकिल का मतलब एक पैटर्न जो फॉलो होता है, जैसे कि वाटर साइकिल। साइकिल का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई चीज़ वैसे है। साइकिल में जो बायोलॉजी में बात करें हम साइकिल की, एक पैटर्न अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉलो होना, ये होता है साइकिल। जैसे वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर इवोपरेट हुआ, क्लाउड बना, बारिश आई, फिर बारिश का पानी इवोपरेट हुआ, क्लाउड बना, बारिश आई, पैटर्न फॉलो हुआ। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पैटर्न भी फॉलो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, फिर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन प्रोडक्ट निकालेंगे, हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या है ये पूरा? ऑक्सीजन का एमिटो गैसियस साइकिल हो रहा है। सेम एज इट इज जो हमारा सॉइल की फॉर्मेशन होती है कि पहले एक रॉक था, ठीक, रॉक के ऊपर बहुत सारा पानी गिरा, मॉइस्चर हो गया, बिल्कुल गीला गीला हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, फिर दोबारा से बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई विंड का प्रेशर लगा, जिसकी वजह से जो इतने इतने पार्टिकल्स थे रॉक्स के वो और छोटे 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 फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, दोबारा से फाइन पार्टिकल्स सॉइल के इकट्ठे हो गए, रॉक बन गया। तो ये क्या है? पूरी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो जो भी हमारी इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में पूरा एक पैटर्न फॉलो होता है, चाहे किसी का भी हो, वाटर का हो, गैसेस का हो एंड ऑल अदर थिंग्स, उसी पूरी साइकिल को हम लोग बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज वन वे। हमने ये चीज़ तो नोटिस कर ली कि जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में सिर्फ एक वे होता है, वन वे होता है, टू वे नहीं होता। बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। अगर एक बार प्लांट से एनर्जी हार्बीवोर्स में चली गई तो हार्बीवोर से दोबारा से प्लांट में नहीं जाएगी, एक बार गई तो गई। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन इज साइक्लिकल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन का जो फ्लो है ना, एनर्जी में क्या है, न्यूट्रिशन की तो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो पूरा न्यूट्रिशन का जो फ्लो है वो कैसा है? साइक्लिकल है।
ऑल ऑर्गेनिज नीड न्यूट्रिशन फॉर देयर, सारे ऑर्गेनिज को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड हमें यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है और बायोजियोकेमिकल इन योर ओन वर्ड्स। अब हम लोग यहाँ पर बायोजियोकेमिकल साइकिल को अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ना डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि हमारे इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिशन या एनर्जी का फ्लो है वो साइक्लिकल है, फिर चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे फिर लिक्विड फॉर्म में हो। और इसी पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा। डायग्राम में आपको 3 स्फीयर दिखाई दे रहे होंगे। एक है आपका लिथोस्फीयर, एक होता है आपका एटमॉस्फेयर, एक होता है आपका हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहां पर सरफेस या लैंड या सॉइल प्रेजेंट है, जहां पर पूरा सॉइल सरफेस है, उस स्फीयर को बोलते हैं लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर कहते हैं जहां पर एयर का या गैसेस का कॉम्बिनेशन है। हमारे जो एयर प्रेजेंट है ना, उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और बहुत सारी यहाँ पर इनर्ट गैसेस भी होती हैं। तो एटमॉस्फेयर हम किसे बोलते हैं, जहाँ पर वो एरिया जहाँ पर हमारी सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है। और लास्ट स्फीयर होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर वाटर बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। जितनी भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, लाइक रिवर, लेक, सी, पॉन्ड्स एंड ऑल अदर वाटर बॉडीज, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। द मीनिंग ऑफ हाइड्रो इज वाटर। तो जहाँ पर भी हमारी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम तीनों स्फीयर का इंटरेक्शन कराते हैं, यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मार्क भी किया हुआ है। यहाँ पर ये आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, यानी कि सॉइल प्रेजेंट है, तो ये हमारा लिथोस्फीयर है। यहाँ पर रॉक्स और सॉइल का कन्वर्जन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा एनवायरमेंट है या फिर एटमॉस्फेयर है, राइट, जहाँ पर हमारी बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। आप ऊपर की साइड स्काई में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। पानी भी, क्योंकि वाटर वेपर प्रेजेंट है, क्लाउड प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर गैसेस का कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ स्काई में किसका इंटरेक्शन हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर का। यहाँ इस फॉरेस्ट में एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट का हो रहा है, और यहाँ सरफेस पर हमारा रॉक्स और सॉइल का कन्वर्जन हो रहा है। और जब हम इन तीनों स्फीयर को मिला देते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, तो हमारा एक कंप्लीट स्फीयर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा जगह, रीजन, एरिया या स्फीयर जहां पर कोई भी लिविंग बीइंग्स अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है और सरवाइव करता है। अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसे एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन की जरूरत, हाइड्रोस्फीयर, वाटर की जरूरत, लिथोस्फीयर, रहने के लिए सरफेस या सॉइल की जरूरत। तो इसी पूरे इंटरेक्शन को हमने क्या बोला, बायोस्फीयर बोला। अब यहाँ पर आप बहुत सारी साइकिल भी देख सकते हैं। हमारे जहाँ पे आपको स्काई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सी 2 साइकिल होंगी, गैसियस साइकिल होगी, दूसरा वाटर साइकिल। इन्वायरमेंट में कौन सी साइकिल देखने को मिलती है, एनर्जी फ्लो साइकिल, राइट, जहाँ पे फॉरेस्ट है, ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। लिथोस्फीयर में जो हमारी रॉक्स की साइकिल होती है, कि पहले रॉक थी, फिर फाइन पार्टिकल्स में सॉइल बन गई, दोबारा से सॉइल कंबाइन हुई, रॉक में आ गई। तो यहाँ पर जो हमारी रॉक्स की साइकिल होती है, दिखा दिया एक ही डायग्राम में, सारे इन्वायरमेंट में जितनी भी हमारी साइकिल होती है उसको यहाँ पर पूरा दिखा दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे the nutrition necessary for the growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factors and biotic to abiotic factor within an ecosystem। आप सभी लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होते हैं,
और ये जो न्यूट्रिशेंट हैं हमारे अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर से लिविंग फैक्टर में और लिविंग फैक्टर से नॉन लिविंग फैक्टर में ट्रांसफर होते हैं। इसका मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। अबायोटिक में सपोज करिए सॉइल ले लिया, नॉन लिविंग फैक्टर लिया, सॉइल के जितने भी न्यूट्रिशेंट मिनरल जितनी भी चीजें होंगी कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट। प्लांट कैसा फैक्टर है? लिविंग फैक्टर है। फिर उसके बाद हर्बीवोर कार्निवोर ट्रांसफर हो गया। अब बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर में ट्रांसफर होगी। कैसे? कि जब हमारा टॉप कार्निवोर मर गया जो कि एक बायोटिक था, टॉप कार्निवोर को डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? सॉइल में मिक्स कर देंगे। तो इस टॉप कार्निवोर में जितने भी न्यूट्रिशन और मिनरल्स प्रेजेंट कहाँ चले गए? अबायोटिक फैक्टर यानी कि सॉइल में ट्रांसफर हो गए, हमारे इकोसिस्टम में ट्रांसफर हो गया ना दोनों तरीके से। This cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere। और ये जो साइकिल है ना पूरी की बायोटिक से अबायोटिक कंटिन्यूसली हमारे बायोस्फीयर में ऑपरेट यानी कि चलती रहती है। और बायोस्फीयर किसका इंटरेक्शन है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का। The recycling of biological, geological and chemical sources of nutrition in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in the ecosystem। ये जो पूरा रिसाइकिल हो रही है ना, जो पूरा साइकिलिंग चल रही है बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल। बायोलॉजिकल यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जियोलॉजिकल का मतलब जो हमारे पूरे जोग्राफिकल अलग अलग रीजन में हो रही है, केमिकल तो पता ही है आप लोगों को, मिनरल्स, विटामिन एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है हमारी, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये पूरी प्रोसेस हमारी डिपेंड करती है लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है वो कभी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में 100% नहीं होता है, ओनली 10% यानी कि डिक्रीजमेंट में होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर प्रोड्यूसर या प्लांट के पास 1000 किलो यहाँ पर कैलोरी है, फिर हर्बीवोर के बाद कार्निवोर डिकम्पोजर, तो जो 1000 किलो कैलोरी प्रेजेंट है प्रोड्यूसर के पास, क्या हर्बीवोर के पास क्या पूरी चली जाएगी? नहीं। कितना परसेंट? 10%। 1000 का 10% निकालोगे कितना गई? 100 कैलोरी। फिर हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया तो जो उसकी कैलोरी थी दोबारा से कार्निवोर में पूरी नहीं जाएगी, सिर्फ कितना परसेंट? 10%। 100 का 10% निकालेंगे, 10 गई, सिर्फ 10 कैलोरी। अब इस कार्निवोर मर गया और उसके बाद इसको कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स खाएंगे। तो क्या डिकम्पोजर्स के पास की जो एनर्जी है पूरी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कितना परसेंट? 10%। अब 10% का 10% निकालोगे तो कितना बचा? 1 कैलोरी। तो आपने देखा कि प्रोड्यूसर के पास 1000 थी लेकिन डिकम्पोजर के पास पहुंचते पहुंचते कितनी आ गई यहाँ पे बेटा? सिर्फ 1 कैलोरी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है, पूरी जो साइकिल है पूरी हमारी इकोसिस्टम में फ्लो हो रहा है बट इन डिक्रीजमेंट, कभी भी पूरा नहीं होता। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो गैसियस साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल है, क्या है, कहाँ प्रेजेंट रहती है, कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है। And accumulation of the main abiotic gaseous nutrition materials found in the earth atmosphere। अभी सब लोगों को पता है जो गैसियस हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो अबायोटिक है यानी कि नॉन लिविंग है और कहाँ फाउंड आउट होते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में। सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें तो सेडिमेंट्री साइकिल भी जो हमारे सेडिमेंट्स हैं वो भी हमारे अबायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक न्यूट्रिशेंट है और कहाँ फाउंड आउट होते हैं? सॉइल में, सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और ये हमारे अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट रहते हैं। गैसियस साइकिल में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। राइट? अब यहाँ पर एक चीज आपको बताई गई है, द गैसियस साइकिल इज अ स्पीडियर साइकिल दैन द सेडिमेंटेशन साइकिल। जो हमारी गैसियस साइकिल है ना बहुत ही स्पीडियर साइकिल होती है कंपैरिजन टू सेडिमेंटेशन साइकिल। कैसे? क्योंकि जो गैसियस है ना उसका जो फ्लो है, स्पीड है, सेडिमेंटेशन यानी कि रॉक्स की पूरी जो फॉर्मेशन या सॉइल की फॉर्मेशन होती है उससे तेज होती है। सपोज करिए कि एक इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड विंड के थ्रू
पूरे एरिया में डिस्पर्स्ड हो जाएगी और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, राइट। लेकिन जो हमारा सेडिमेंट्री साइकिल है वो डिपेंड करता है हमारी क्लाइमेटिक और ह्यूमन एक्टिविटीज के बेसिस पर। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या है, सपोज करिए एक रॉक है, बड़ा सा रॉक है, पहले उस पर पानी आया, पानी की वजह से जो रॉक था थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन हो गया जिसकी वजह से दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। फिर उसके पास बहुत तेजी से विंड का प्रेशर लगा, विंड की प्रेशर की वजह से जो दो पार्टिकल्स हो गए थे रॉक के वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। फिर इसी तरीके से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो हमारे रॉक्स थे फाइन पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में सॉइल में डिवाइड हो गए। अगेन क्या हुआ, जो सॉइल के पार्टिकल्स थे एक जगह पे इकट्ठे हुए, फिर से पानी आया वो स्टिक हो गए, फिर से टेम्परेचर वो सॉलिड हो गए। तो ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है क्लाइमेटिक चेंज पर। और जब क्लाइमेटिक चेंज ही हमारा कुछ टाइम बाद होता है, क्लाइमेट ऐसा तो नहीं है कि आज यहाँ पे सर्दी है तो कल गर्मी हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। अगर अभी हीट है तो कुछ महीने लगेंगे भी विंटर सीजन आने में, तब दूसरा स्टेप जाएगा सेडिमेंट्री साइकिल का। तो सेडिमेंट्री साइकिल का जो टाइम पीरियड है ना बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू गैसियस साइकिल। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है आपका, डू यू नो में द साइकिल ऑफ गैसेज एंड द सेडिमेंट्री साइकिल कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो साइकिल होती है ना गैसेस साइकिल और जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो कभी भी एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो साइकिल गैस है और जो सेडिमेंट्री है वो पूरी तरीके से अलग है, इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। एक्चुअली में गैसेस और सेडिमेंट्री साइकिल में बहुत कुछ कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है वो ये देखते हैं। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, लेकिन नाइट्रोजन के और बहुत सारे भी तो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल और सेडिमेंट्स में। तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, तो क्या वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? करेंगे। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, लेकिन स्टिल कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन क्या सेडिमेंट्री साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? क्या करेंगे, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। और जब अर्थ क्रस्ट में आपकी सेडिमेंट्री साइकिल प्रोसेस फॉलो हो रही है तो ये पार्टिकल्स भी उस साइकिल में अपने आप को कॉर्पोरेट करेंगे। तो अब आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि जो साइकिल होती है गैसेस की या फिर हमारे रॉक्स की वो एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेटेड है। वो कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें कॉमन होते हैं। क्लियर? अब हम लोग की यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं वो है कार्बन साइकिल। अभी तक जो आपने पढ़ा वो बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ा कि क्या है एक्चुअली, किस स्फीयर में होती है और क्या किससे तेज होता है। अब हम लोग यहाँ से अपनी फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारी साइकिल हैं जो अपने चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर कार्बन साइकिल आ रहा है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन from the atmosphere to living organisms and their death back to the atmosphere is called carbon cycle। सबसे पहले तो हमने साइकिल का मतलब ही समझा था। क्या समझा था? कि अगर कोई भी कंपाउंड, कुछ भी न्यूट्रिशन हमारे किसी ऑर्गेनिज्म या हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या है, सर्कुलेट होता रहेगा, अपनी जगह पे स्टेशनरी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, सर्कुलेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, फिर दोबारा से इस तरीके से, तो वो होता है साइकिल। अब कार्बन साइकिल में क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन साइकिल में कार्बन के कंपाउंड्स सपोज करिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो वो दोबारा से कहाँ रिलीज हो गए, एटमॉस्फेयर में हो गए, फिर एटमॉस्फेयर में प्लांट में गए, फिर प्लांट से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, फिर से कार्बन के कंपाउंड्स आपके एटमॉस्फेयर में वापस आ गए। इसी पूरी साइकिल को हमने क्या बोला बेटा, कार्बन साइकिल।
Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. एक्चुअली में ये जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स या एटम्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में अबायोटिक फॉर्म में होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं ना, बताया जैसे गोल्ड ग्रेनाइट डायमंड लाइमस्टोन एंड बहुत सारे हैं। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में अबायोटिक फॉर्म में होते हैं। अबायोटिक से बायोटिक में जाते हैं, यानी कि सॉइल में प्रेजेंट है तो सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक फैक्टर्स में एब्जॉर्ब कर लेंगे। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू। फोटोसिंथेसिस में भी क्या होगा, जो कार्बन के कंपाउंड्स हमारे गैसियस फॉर्म में है तो प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कहाँ एंटर हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। रेस्पिरेशन, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो काफ़ी सारे कार्बन के कंपाउंड्स भी हमारे बॉडी में इनहेल हो जाते हैं। प्लांट्स के साथ भी होता है कि प्लांट से जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइमिंग पर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट है। तो आपको जो एक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो ये भी याद रखनी है साइकिल में कि कौन से कंपाउंड्स किस फैक्टर से कौन से फैक्टर में ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे कार्बन के कंपाउंड्स अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर में क्या हो रहे थे, यहाँ पर साइकिल या फिर ट्रांसफर सर्कुलेटेड हो रहे थे। हेंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक्चुअली में जो कार्बन साइकिल है ना ये हमारी बायोजियोकेमिकल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल साइकिल है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में एब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में यानी कि ग्लूकोज बनाने में हेल्प करती है। और प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स हमारे मेन पार्ट है हमारे पूरी इकोसिस्टम का, क्योंकि अगर प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो कार्बन की जो साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है हमारी पूरी बायोजियोकेमिकल साइकिल में। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, फैट्स एंड टू। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एक्सेल से इनहेल कर ली। फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही बनता है, ग्लूकोज तो बनता ही बनता है, लेकिन कुछ प्रोटीन और फैट भी बनता है। हर्बीवोर्स फीड अपॉन प्लांट, और हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। कार्निवोर्स फीड अपॉन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंड रहते हैं। और इसी तरीके से बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोर। उसी तरीके से जो कार्बन के कंपाउंड्स थे हर्बीवोर्स में गए, हर्बीवोर से कार्निवोर्स में गए, फिर कार्निवोर से टॉप कार्निवोर टॉप कंज्यूमर में चले गए, और टॉप कंज्यूमर जब मर जाएगा तो दोबारा से सॉइल में आ जाएंगे और फिर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे, और दोबारा से एटमॉस्फेयर से कौन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर आप दोनों साइकिल देख सकते हैं, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ लिखी हुई है। 6 CO2 प्लस 10 H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, यही होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज करते हैं, और कंपाउंड क्या बन जाते हैं हमारे, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और प्रोडक्ट हमारे ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो जाते हैं। वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं, बाकी का जो ग्लूकोज है प्लांट में स्टोर हो जाता है एज अ एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, सपोज करिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों का ये ह्यूमन बींग्स का है, ये तो प्लांट्स का था, ये जो ऊपर प्रोसेस लिखी हुई है प्लांट्स की लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। जो नीचे वाली प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन वाली है। आपने देखा था ना कि अभी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो तरीके से हमारे कार्बन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही थी, साइकिल हो रही थी। तो ऊपर वाली तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, नीचे वाली रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, हम लोग ग्लूकोज, हमारे जो डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज बनता है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट से, और ये प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे सेल का ऑर्गन है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसे कहते हैं, राइट। जब ये हम लोगों की पूरी रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वाटर यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो जाता है,
एनर्जी हम यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाती है। तो ये देख लिया, ये पूरी कार्बन साइकिल। सबसे पहले प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया और हमारी बॉडी ने ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। प्लांट ने इनहेल किया, हमने एक्सहेल कर दिया, फिर प्लांट इनहेल करेंगे, हम एक्सहेल कर देंगे। तो इसी तरीके से ये पूरी क्या है, ये कार्बन की साइकिल फॉलो होती चली जाती है हमारे एनवायरमेंट में, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन साइकिल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इससे आगे का जो हम लोग का पैराग्राफ या समरी है उसको हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।